हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है सक्सेस नोट्स क्लास में। आपका स्वागत है साथियों। आज हम पढ़ने वाले राज्यसभा। इससे पहले मैंने आपको बता दिया है, जैसे लोकसभा, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मूल अधिकार, जितने भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं सारा कुछ मैंने आपको बता दिया है। आज हम पढ़ने वाले राज्यसभा। जो भी आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो भी आपकी डाउट है, सारा कुछ मैं आपको समाधान कर ही दूंगा साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उससे पहले यदि आपने हमारे नोट्स को डाउनलोड नहीं किया है, तब आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप अच्छी तरह से डाउनलोड कर सकते हो। यदि डाउनलोड में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो जाए तो ये पड़े मेरे व्हाट्सएप नंबर, आप यहाँ से कॉन्टेक्ट कर सकते हो साथियों। और इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर आप शेयर कर देना, क्योंकि बड़ी मेहनत लगती है ऐसे नोट्स बनाने में, और वगैरह फिर रिकॉर्ड करके फिर आपको समझाने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है। इस कारण कह रहा हूँ, इसको ज़रूर से ज़रूर शेयर कर देना। आज अपन क्लास देख लेते हैं राज्यसभा। अनुच्छेद कौन सा हो जाएगा? 80 हो जाएगा, जहाँ पे राज्यसभा का उल्लेख मिलता है, और इसे कहते हैं काउंसिलिंग ऑफ स्टेट कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। लेकिन इससे भी अपना इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इनके उपनाम हो जाएंगे। जैसे हो जाएंगे द्वितीय सदन हो जाएगा, उच्च सदन हो जाएगा, स्थायी सदन हो जाएगा, और अप्रत्याशित सदन हो जाएगा साथियों। और ये भी आपका पूछा जाता है। फिर से अगर सुन लेना, इंपोर्टेंट है, इस कारण मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ। द्वितीय सदन हो जाएगा, उच्च सदन हो जाएगा, स्थायी सदन हो जाएगा, और अप्रत्याशित सदन हो जाएगा। कौन हो जाएगा? राज्यसभा हो जाएगा। जो अपने राज करता है वह राज्यसभा हो जाती है। अब देख लेते भारत में इसका गठन कब हुआ था। और इसका गठन हुआ था 3 अप्रैल 1952 को हुआ था। और इनकी पहली बैठक कब हुई थी? ये हुई थी 13 मई 1952 को हुई थी साथी। वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, फैक्ट के आधार पर पूछा जाता है। और ये आपके बेसिक ही क्वेश्चन है, जो आप रेलवे की करे हो या एसएस की करे हो या निम्न स्तर की करे हो, यहाँ से आपके क्वेश्चन फैक्ट के आधार पर पूछे जाते हैं। अब देख लेते हैं यह भंग, ये कभी भी नहीं भंग होती है। ध्यान रखना, राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती है। इस कारण यहाँ पे लिखा गया है स्थायी सदन लिखा गया है साथियों। ध्यान से समझना, कभी भी ये भंग नहीं होती है, क्योंकि ये इनका समय काल होता है 6 वर्ष का होता है। और हर 2 साल के बाद 1/3 सदस्य हर हमेशा अगर इस्तीफा दे देते हैं, और उसकी जगह अगर नए वर्ग सदस्य आ जाते हैं। यानी कि ये क्या हो गया? एक प्रकार का सर्किल हो गया, और ये सर्किल कभी भी नहीं टूटता है। इस कारण से क्या कहते हैं? स्थायी सदन कहते हैं। कौन हो जाएगा? राज्यसभा हो जाएगा, जो अपने राज करती हैं। इस तरह से आप अगर समझ सकते हो साथियों। ध्यान से सुनना, फिर से आप अगर सुन लो, ये कभी भी भंग नहीं होता है। और हर 2 साल के बाद 1/3 सदस्य इस्तीफा दे देते हैं, और उसकी जगह पर नए लोग आ जाते हैं। और इनका समय काल हो जाएगा 6 वर्ष का हो जाता है। कितना होता है? 6 वर्ष का होता है। लोकसभा का कितना होता है? 5 वर्ष का होता है। ध्यान से सुनना, 5 वर्ष का किसका होता है? लोकसभा का होता है। और राज्यसभा का 6 वर्ष का समय काल होता है। यदि आप अगर राज्यसभा में सदस्य बनना चाह रहे हो, तब आपको कार्यकाल कितना करना पड़ेगा? 2 वर्ष करना पड़ेगा। ध्यान से सुनना, 2 वर्ष आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आपको 2 वर्ष के बाद में आपको इस्तीफा देना ही पड़ेगा। लेकिन राज्यसभा का खुद का कार्यकाल अपने 6 वर्ष का हो जाएगा। अच्छी तरह से समझना, क्योंकि आपके ऐसे ही आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि आपको राज्यसभा का सदस्य बनना है, तब आपकी आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष होनी चाहिए। कितनी? 30 वर्ष होनी चाहिए साथियों। अब इसको याद किस प्रकार से करना है वो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे अपने लोकसभा, इनका समय काल कितना हो जाएगा? 5 वर्ष हो जाएगा। और ये अपने राज्यसभा, इनका समय काल कितना हो जाएगा? 6 वर्ष हो जाएगा। और अब ये 5 आ गया, तो इनका 5 का 25 आप अगर कर सकते हो। और ये 6 आ गया, 6 का आधा कर दो, 3 हो गया, और पीछे 0 लगा दो। इस प्रकार से आप याद रख सकते हो। लोकसभा के सदस्य बनने के लिए आयु आपकी कितनी चाहिए? 25 वर्ष चाहिए। और राज्यसभा की आपको सदस्य बनने के लिए कितने वर्ष चाहिए? 30 वर्ष चाहिए साथियों। इस प्रकार से आप याद रख भी सकते हो साथियों। जैसे मैंने याद किया है, वैसे मैं आपको करा रहा हूँ। अब देख लेते हैं आपका चुनाव किस पद्धति के आधार पर होगा? एकल संक्रमण पद्धति के आधार पर होगा, जो पूर्णतः अपने गुप्त अपने मतदान प्रणाली होती हैं साथियों। ठीक है ना? वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जाता है।
अब मैं आपको बताऊंगा इस पैराग्राफ से आपके क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है ना, अच्छी तरह से सुनना। जो मैं आपको बता रहा हूँ वहाँ से आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। पहला देखता है राज्यसभा का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में मिलता है, तो अनुच्छेद 80 हो जाएगा। और काउंसिल ऑफ स्टेट किसे कहते हैं, राज्यसभा को कहते हैं। द्वितीय सदन किसे कहते हैं, राज्यसभा को कहते हैं। उस सदन किसे कहते हैं, राज्यसभा को कहते हैं। स्थायी सदन किसे कहते हैं, राज्यसभा को कहते हैं। अस्थायी सदन किसे कहते हैं, ये राज्यसभा को कहते हैं। और राज्यसभा का गठन कब हुआ था, 3 अप्रैल 1952 को हुआ था। पहली बैठक कब हुई थी, 13 मई 1952 को हुई थी। ऐसा कौन सा सदन है जो कभी भी भंग नहीं होता है, तो राज्यसभा हो जाएगा। ऐसा कौन सा सदन है जिसके सदस्य 2 साल ही कार्य व्यक्त करते हैं, तो राज्यसभा हो जाएगा। ऐसा कौन सा सदन है जिसके सदस्य हर 2 साल के बाद अगर रिटायरमेंट हो जाते हैं, तो राज्यसभा हो जाएगा। और राज्यसभा का कार्यकाल कितना हो जाएगा, 6 वर्ष का हो जाएगा। 5 वर्ष का कार्यकाल किसका हो जाएगा, लोकसभा का हो जाएगा साथियों। यदि आपको राज्यसभा का सदस्य बनने हैं तब आपकी आयु कितनी होनी चाहिए, 30 वर्ष होनी चाहिए। और लोकसभा को आपका सदस्य बनना है तब आपकी आयु कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष होनी चाहिए साथियों। और यही आपके क्वेश्चन है जो आपके पूछे जाते हैं। ठीक है ना, अच्छी तरह से समझ में आ गया। लोकसभा का आयु आपको कितनी चाहिए, 25 वर्ष चाहिए। और राज्यसभा का बनना है तो 30 वर्ष चाहिए साथियों। और यहाँ से आपके बेसिक रूप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देख लेते हैं सीटों का डिवाइड किस प्रकार से हुआ है, वो अपन को ढांचा अच्छी तरह से समझ लेते हैं। किस प्रकार से अगर कहाँ से अगर मेंबर आते हैं अच्छी तरह से देख लेते हैं। ये हो गया अपना राज्यसभा। अब देखते हैं सीटों का डिवाइड कौन सी अनुच्छेद हो जाएगा, 4 में मिलता है। जैसा कि मैंने आपको सारी की सारी अनुसूची है ना, सब कुछ आपको बता दिया है। अब अधिकतम सीटें कितनी हो जाएंगी, 250 हो जाएगी साथियों। अभी वर्तमान में कितने हैं, 245 है, जिसमें 12 अपने मनोनीत होते हैं साथियों। मनोनीत का मतलब होता है जो जिसका चुनाव नहीं होता है और अपने राष्ट्रपति के द्वारा उनको चुने जाता है। जिसका आधार क्या हो जाएगा, साहित्य हो जाएगा, कला हो जाएगा, विज्ञान हो जाएगा और सेवा हो जाएगा। इसके आधार पर 12 लोगों को राष्ट्रपति चुनता है। जब मैंने आपको राष्ट्रपति कराया था उस समय मैंने आपको सारी कुछ डिटेल सब कुछ आपको बता दी। यहाँ से आ जाएंगे अपने 12 लोग आ जाएंगे। पीछे रह गए 233। ये कहाँ से आएंगे, ये अपने 28 राज्य से आएंगे और अपने 8 अपने यूटी से आएंगे, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश से आएंगे साथियों। जिसमें से राज्य से आएंगे 225 आएंगे और यूटी से अपने आ जाएंगे 8 आ जाएंगे। जिसमें जम्मू कश्मीर से 4 आएंगे, दिल्ली से 3 आएंगे और पांडुचेरी से 1 आ जाएंगे। इस प्रकार से अगर सारे के सारे आ जाते हैं और ये कितने बन जाते हैं, 233 बन जाते हैं। और ये 233 और 12 कितने हो गए, 245 हो जाते हैं। आज के समय ये वर्तमान में इस प्रकार से होता है साथियों। ठीक है ना, डाउट नहीं रहना चाहिए। और ये सारा का सारा चुनाव कौन करवाता है, ये विधानसभा के सदस्य के द्वारा किया जाता है। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा, क्योंकि ये ढांचा है ना, इसको आप अच्छी तरह से समझ लो। कौन से कहाँ से और कौन से सदस्य आते हैं अच्छी तरह से समझ लेना। अब आपका ये भी पूछा जाता है कि राज्यसभा में सर्वाधिक अपनी सीटें किसकी होती है, तो अपनी यूपी की रहती है, क्योंकि उनकी जनसंख्या के आधार पर होता है। और जनसंख्या का आधार कौन सा हो जाएगा, 1971 वाली जनसंख्या के आधार पर होता है साथियों। कितने आते हैं, 31 आते हैं साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट। आपको यदि बनना है तब आपको यूपी जाके अगर इलेक्शन लड़ना पड़ेगा, तब आपका अच्छी तरह से जीत सकते हो, क्योंकि वहाँ पे सीटें ज़्यादा हैं। अब देख लेते हैं इनके अधिकारी। इनके अधिकारी कौन से होने हैं। यदि आपको राज्यसभा का सभापति बनना है तब आपको आर्टिकल 89 में आपको अच्छी तरह से समझना पड़ेगा। अब आपको यदि उपसभापति बनना है तो 89 अच्छी तरह से समझना पड़ेगा। यदि आपको सचिव बनना है, वेरी इंपॉर्टेंट है, पावरफुल है, कौन सा हो जाएगा, सचिव हो जाएगा। जितने भी आपके सचिव है वो सबसे पावरफुल होते हैं और प्रशासनिक के आधार पर सबसे ऊंची पोस्ट इनकी ही होती हैं। अब अपन देख लेंगे सभापति, उपसभापति और सचिव के रूप में आपके जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैं आपको बता देता हूं। दोस्तों यहाँ तक आप देख रहे हो तब आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा होगा, तो शेयर जरूर से ज़रूर कर देना, PDF जरूर से ज़रूर डाउनलोड कर देना, टेलीग्राम में ज़रूर से ज़रूर आप ज्वाइन हो जाना। अब मैं आपको बना दूंगा सभापति, आपको
बना रहा हूँ साथियों। क्या आप तैयार हो? चलो आपको बना देते हैं सभापति। कहाँ पे ये उल्लेख मिलता है? ये गुण 90.1 में मिलता है, जो आपसे कभी भी नहीं पूछता है, सीधा सीधा अनुच्छेद कभी भी नहीं पूछता है। लेकिन आपसे पूछा जाता है राज्यसभा का सभापति कौन होता है, तो ये उपराष्ट्रपति होता है। ध्यान से सुनना, कौन होता है? उपसभापति होता है, जो अपने राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। फिर से सुनना, जो अपने राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है उपराष्ट्रपति, वह राज्यसभा का सभापति बन जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, ठीक है ना। जैसे ये अपने राज्यसभा है और यहाँ पे जो भी आपके सदस्य है ना, उनमें से कोई अगर सभापति नहीं बनाता है, यानी कि ये राष्ट्रपति हो जाएगा, ये उपराष्ट्रपति हो जाएगा, इनको ये सीधा का सीधा अपने वगैरह सभापति बना देते हैं, जो इसकी देख रेख में सारा कुछ वगैरह कार्य करते हैं। और यहीं से अपने है ना, यहीं से अपने उपसभापति चुना जाता है। लेकिन सभापति कौन सा हो जाएगा? उपराष्ट्रपति हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छी तरह से समझना पड़ेगा, क्योंकि जो यहाँ पे जो जा रहा है ना गोलमाल, जो आपको अच्छी तरह से समझना पड़ेगा और यहीं से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। अब देखते हैं पहला अपना सभापति कौन सा बना था। ये बना था राधा कृष्ण बना था साथियों। जो आपको भगवान में याद करना है, राधा कृष्ण अपना पहला अपना सभापति बना था। वेरी इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं नोट देख लेते हैं। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल ये किसी भी सदन का सदस्य नहीं होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, किसी भी सदन का सदस्य ये नहीं होते हैं। इस कारण इनको अलग अलग अपने अनुच्छेद के आधार पर बांटा गया है। अब आप अगर बन गए हो सभापति, आप बन गए हो, जो उसके साथ में आप क्या हो जाएंगे? उपराष्ट्रपति भी हो जाएंगे। यानी कि आपके दोनों हाथों में क्या हो जाएंगे? लड्डू हो जाएंगे। एक तरफ तो राज्यसभा का सभापति हो जाएंगे, दूसरी तरफ आपके पास वो हो जाएगा उपराष्ट्रपति का पद भी हो जाएगा साथियों। अब देखते हैं शपथ आप कौन सी लोगे? सभापति की लोगे या उपराष्ट्रपति की लोगे? तब आप शपथ लोगे ना, जो अपने उपराष्ट्रपति की लोगे। वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन जो आपको पैसे मिलेंगे, वेतन भत्ते, वो आपको सभापति के आधार पर दिया जाएगा। यानी कि शपथ आपको लेनी पड़ेगी, उपराष्ट्रपति की लेनी पड़ेगी। यदि आपको पैसे लेने हैं तब आपको राष्ट्रपति के आधार पर लिया जाता है, ठीक है ना। पूछा जाता है शपथ आपको लेनी पड़ेगी, उपराष्ट्रपति के आधार पर लेनी पड़ेगी, और आपको पैसे लेने हैं तब आपको सभापति के आधार पर लेने पड़ेंगे साथियों। और यही आपका होगा राज्यसभा का सभापति होता है, ठीक है ना। अच्छी तरह से समझना, जो भी आपका गोलमाल है ना, अच्छी तरह से समझ लेना। अब आप अगर सभापति बन गए हो, अब मेरा अधिकार है आपको हटाना। किस प्रकार से हटाया जा सकता है वो अपन देख लेते हैं। यह है आपको सभापति के जितने भी सदस्य हैं उसके द्वारा ये हटाया जा सकता है साथियों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यदि यहाँ पे अगर सभापति जितने भी, यदि आपके यहाँ पे राज्यसभा के जितने भी सदस्य हैं उनको यदि आप पसंद नहीं आए हो, तब आपको हटाया जा सकता है। कौन हटाएगा? ये राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा अगर आपको हटाया जाता है। यदि आप उपराष्ट्रपति के पद से हट गए हो, तभी आपके हाथ में है ना वो 2 लड्डू, यानी कि सभापति वाला, वो भी आपके हाथ से चला जाएगा साथियों। समझ रहे हो? यदि आपका उपराष्ट्रपति का पद यदि वह भी आपके हाथ में नहीं है, तब आपके सामने सभापति का पद है ना, वो भी आपके हाथ से चला जाएगा साथियों। यदि आप अगर उपराष्ट्रपति हो और किसी भी कारण से आप राष्ट्रपति बन गए हो, तब आपको सभापति और उपराष्ट्रपति का पद को त्याग करना पड़ेगा, तब आप राष्ट्रपति बन सकते हो साथियों। इस प्रकार से होता है। और यदि आप राष्ट्रपति आपके ऊपर है, सीनियर है, वह किसी भी कारण वह इस्तीफा दे देते हैं और वह अगर चले जाते हैं और उनका आप अगर पद को धारण करते हो, तब आपको पेंशन अगर पैसे अगर सारे किसके आधार पर मिलेंगे? राष्ट्रपति के आधार पर मिलेंगे साथियों। अच्छी तरह से समझना। मैं आपको फिर से अगर अच्छी तरह से समझा देता हूँ, क्योंकि यहाँ से मेरे को पता है आपको प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे ये रहा आपने उपराष्ट्रपति और ये रहा अपना सभापति, ठीक है ना, सभापति। अब आपका पूछा जाए शपथ आप लोगे उपराष्ट्रपति की लोगे, पैसे अगर किसको लोगे? सभापति की लोगे साथियों। यदि आपको हटाना है तो राज्यसभा के जितने भी सदस्य हैं उसके आधार पर आपको हटाया जा सकता है। यानी कि आपके हाथ से दोनों के दोनों पद चले जाएंगे, सभापति के चले जाएंगे और उपराष्ट्रपति का चला जाएगा साथियों। यदि किसी भी कारणवश यदि आपके हाथ में उपराष्ट्रपति का पद नहीं हो, तब आपके हाथ में ये भी आपका हाथ से वगैरह सभापति का पद चला जाएगा। यदि किसी भी कारण राष्ट्रपति चला गया हो
या उनकी मृत्यु हो गई हो या उसने इस्तीफा दे दिया हो, तब आप वहाँ पे राष्ट्रपति आप बन गए हो, तब आपके हाथ में केवल केवल राष्ट्रपति का पद होगा और ये उपराष्ट्रपति का पद नहीं होगा तो नहीं होगा। और पैसे वगैरह आपको राष्ट्रपति के आधार पर दिए जाएंगे साथियों, यानी कि 5 लाख आपको दिए जाएंगे, राष्ट्रपति के आधार पर दिए जाते हैं साथियों। यही अपना गोलमाल है जो आपको अच्छी तरह से समझना पड़ेगा। यदि आपको समझ में नहीं आए, फिर से अगर अच्छी तरह से नोट्स अगर पढ़ना, मेरा वीडियो देखना और क्वेश्चन मिलाना, तब आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा साथियों। और यहीं से आपके एग्जामिनर है जो क्वेश्चन अगर पुटअप करता है और आपको अच्छी तरह से समझना पड़ेगा, ठीक है ना। डाउट नहीं रहना चाहिए, यदि डाउट है तो कमेंट में कमेंट कर देना, जो मैं आपको समाधान कर दूंगा, ठीक है ना। पसंद आ रहा है तो शेयर कर देना। आगे चलते हैं, अब देखते हैं उपसभापति, अपन देख लेते हैं। पहले मैंने आपको सभापति बनाया, फिर देख लेते उपसभापति मैं आपको बना देता हूं साथियों। और इसका चुनाव कैसे होता है, ये अपने राज्यसभा है ना, उनके सदस्य के आधार पर आपका चुना जाता है। वेरी सिंपल है, पूछा जाता है। लेकिन यदि आप उपसभापति बन गए हो तो किसके प्रति आप उत्तरदायी हो जाओगे, यह है आपको सभापति है ना, ये राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी हो जाता है। यानी कि उप सभापति है जो राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, ना कि आप अगर सभापति है ना उत्तरदायी होता है साथी, क्योंकि वो क्या हो जाएगा, उपराष्ट्रपति हो जाएगा। पूछा जाता है राज्यसभा का प्रतिनिधित्व कौन करता है, तो उपसभापति करता है साथियों, ठीक है ना। इसी प्रकार से होता है। ये हो गया आप अगर उपसभापति आप बन गए हो। अब मैं आपको तुलना कराऊंगा साथियों, अच्छी तरह से समझना, यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। ये हो गया राज्यसभा, ये हो गया लोकसभा। अब देखते हैं राज्यसभा का अध्यक्ष कौन सा बनता है, सभापति और उपसभापति बनता है। उसी प्रकार अपने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कौन से बनते हैं, लोकसभा के बनते हैं। और सभापति को हटाया जा सकता है, उसी प्रकार आपके सदस्य अध्यक्ष को भी हटाया जा सकता है साथियों। और सभापति के रूप में उपसभापति कार्य कर सकता है, उसी प्रकार आपके अध्यक्ष के रूप में उपसभापति कार्य कर सकता है साथियों। यहाँ से आप अच्छी तरह से समझ सकते हो, यानी कि आप समझ सकते हो कि राज्यसभा का अध्यक्ष कौन सा हो जाएगा, यह हो जाएगा सभापति हो जाएगा। और लोकसभा का अध्यक्ष कौन सा हो जाएगा, यही हो जाता है स्पीकर हो जाता है, जिसे कहते हैं अध्यक्ष ही कहते हैं साथियों। इनका कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष का होता है। इनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। यह अभी कभी भी भंग नहीं किया जा सकता, यह इनको अगर भंग किया जा सकता है। अच्छी तरह से तुलना के आधार पर पढ़ लिए, तब आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा साथियों, ठीक है ना। अब देख लेते हैं महासचिव आपको किस प्रकार से बनाते हैं साथियों। बना देता हूं साथियों, ठीक है ना। आपकी नियुक्ति कौन करता है, यह करता है सभापति करता है, यानी कि उपराष्ट्रपति आपकी नियुक्ति करता है। सचिव किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, ये अपने उपराष्ट्रपति हो जाएगा। और महासभापति के प्रति उत्तरदायी होते हैं, कार्य अपना प्रशासन के रूप में ये करता है साथियों, ठीक है ना। ये आप अगर बन गए हो, सचिव बन गए हो। कौन नियुक्ति करता है, सभापति करता है। किसके प्रति आप उत्तरदायी हो जाओगे, सभापति के आप प्रति उत्तरदायी हो जाएगा। शपथ कौन दिलाता है, यही दिलाता है, सभापति आपको दिलाता है, ठीक है ना। आपके यही क्वेश्चन पूछे जाते। अब अपन देख लेते हैं राज्यसभा की विशेष शक्ति, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे उल्लेख मिलता है, 249 में मिलता है। कोई भी ऐसा कानून है, यदि राज्यसभा में बहुमत है, 2/3 का बहुमत है, सारे के सारे सदस्यों ने ठान लिया कि आज अगर अपन कुछ नया काम अगर करने वाले, यदि 2/3 बहुमत है और कोई भी उसे हो जाए, उसके ऊपर वह कानून बनाया जा सकता है और वह 1 साल के लिए लागू हो सकता है। ऐसी उनके पास में ऐसी शक्ति होती है। फिर 1 साल के बाद अगर उनको आगे भी बढ़ाया जा सकता है, यानी कि कोई भी अपने विषय के ऊपर अगर कानून बनाने की शक्ति किसके पास में हो जाएगी, राज्यसभा के पास में हो जाएगी। लेकिन उसके पास में बहुमत होना चाहिए, 2/3 अपने बहुमत होना चाहिए, तब जाके वह कानून बन सकता है, नहीं तो वो कुछ भी नहीं बन सकता, ठीक है ना। आपके यहाँ से आपके राज्यसभा के क्वेश्चन यही आपके पूछे जाते हैं। अब चलते हैं आगे। अब अपन देखते हैं संसद की सत्र यानी किस प्रकार से चलती है, उसके बारे में बताने वाले। यानी कि अब मैं आपको लेके चलूँगा, संसद में लेके चलूँगा साथियों, जिससे आपको पता चल जाएगा किस प्रकार से बड़े बड़े मंत्री होते हैं जो किस प्रकार से कार्रवाई करते हैं, उसके बारे में अपन देख लेते हैं साथियों। पहले संसद कौन बुलाता है, ये अपने राष्ट्रपति के आधार पर बुलाया जाता है।
कौन ये कहता है राष्ट्रपति को? मंत्री परिषद कहती है साथियों। ध्यान रखना, सत्र है ना, जो भी उसका बुलाया जाता है वो राष्ट्रपति के आधार पर बुलाया जाता है, और पीछे कौन होता है? मंत्री परिषद होती है साथियों। और यदि 2 सत्र है और उनके बीच में 6 माह का अंतर नहीं होना चाहिए, यानी कि पहला सत्र हो गया और दूसरा सत्र, उनके बीच में कभी 6 माह का अंतर नहीं होना चाहिए, उनसे ये कम होना चाहिए साथियों। ठीक है ना। और ये बुलाता कौन है? ये अपने राष्ट्रपति बुलाता है। यदि कोई ऐसा कोई विशेष अपना सत्र है, बुलाना बिल्कुल अनिवार्य है, तो वो अपने 14 दिन पहले अगर नोटिस देता है, और लोकसभा और राज्यसभा का सभापति, और उस पर किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न नहीं पूछा जा सकता कि आप अगर क्यों बुला रहे हो, आपको आना ही पड़ेगा तो आना ही पड़ेगा। ऐसी शक्ति होती है राष्ट्रपति के पास में होती है, और वास्तव इस्तेमाल कौन कर रहा है? ये मंत्री परिषद ही कर रही साथियों। अब आपको बुलाया जाएगा, संसद में बुलाया जाएगा। किस प्रकार से होता है वो अपन देख लेते हैं। सत्र यानी कि कितने प्रकार के होते हैं? 3 ही प्रकार के होते हैं। एक होता है बजट सत्र, जो सबसे बड़ा होता है। दूसरा होता है मानसून सत्र होता है। तीसरा होता है शीतकालीन सत्र होता है, जो सबसे छोटा होता है। छोटा कौन सा हो जाएगा? शीतकालीन वाला हो जाएगा। और बजट सत्र सर्वाधिक सबसे बड़ा होता है, और ये आपका पूछा जाता है कि संसद का सत्र सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा? बजट सत्र हो जाएगा। सबसे छोटा शीतकालीन वाला हो जाएगा साथियों। ठीक है, डाउट नहीं रहना चाहिए। बुलाता कौन है? राष्ट्रपति बुलाता है, और 2 सदनों के बीच में कभी 6 माह का अंतर नहीं होना चाहिए साथियों। अब देख लेते कार्रवाई, किस प्रकार से कार्रवाई होती है। पहले लेते हैं 11 से 12, और यह अपने प्रश्नकाल हो जाएगा, यानी कि 11 से 12 1 घंटा होता है, अपने प्रश्नकाल होता है। फिर 12 से 1 शून्यकाल होता है, जिसका आविष्कार अपने भारत ने ही किया है। फिर 1 से लगा के 2 ये होता है लंच का टाइम होता है। ठीक है ना, खाना पीने का टाइम होता है। फिर होता है प्रस्तावनाओं पर चर्चा होती है, और ये 2 से लगा के 3 तक ये सारी की सारी चर्चा होती है साथियों। ये आपको क्रम है ना अच्छी तरह से ध्यान में रखना है। पहले आ जाएगा प्रश्नकाल हो जाएगा, फिर अपने शून्यकाल हो जाएगा, फिर अपने लंच टाइम हो जाएगा, खाना खा के फिर ये कुछ और चर्चा करते हैं। ऐसे होते मंत्री होते हैं। ठीक है ना। आई होप आपको यहाँ तक अच्छी तरह से समझ में आया होगा। ठीक है ना। ये कार्रवाई होती है, ये अपने 11 बजे से लगा के 6 बजे तक कार्रवाई होती है, इस प्रकार से होती है। ठीक है ना। और ये कौन से होते हैं? ये अपने सत्र होते हैं, इसी प्रकार से आपके बुलाए जाते हैं। ठीक है ना, अच्छी तरह से समझना। यदि आपके आईएलटीएस की तैयारी कर रहे हो, तब आपके लिए फ़ायदेमंद है साथी, क्योंकि यहाँ से आपके कभी कभार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये रहा सत्र। कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है। बीच में अंतर कितना होना चाहिए? 6 माह का अंतर होना चाहिए। और यदि कोई विशेष अपने अधिवेशन बुला रहा है, तो 14 दिन पहले अगर नोटिस देना पड़ता है, और उसमें किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न नहीं पूछा जा सकता। सत्र कौन सा हो जाएगा? बजट हो जाएगा, मानसून हो जाएगा, और शीतकालीन बजट हो जाएगा। सबसे छोटा होता है साथियों। ठीक है ना। और जितने भी सदस्य है उनको बुलाता है, और सत्रवाहन की घोषणा कौन करता है? राष्ट्रपति ही करता है साथियों। और स्थगित कौन करता है? ये अध्यक्ष और सभापति ही करता है साथियों। ठीक है ना। अब अपन देखने वाले हैं कौन से सत्र होते हैं साथियों, कौन सी होती है। पहला देखते हैं अविश्वास प्रस्ताव, देख लेते हैं साथियों। ठीक है ना, ध्यान से सुनना। अविश्वास प्रस्ताव जहाँ से आपका पूछा जाता है, ये अपने विपक्ष के पक्ष के आधार पर लाया जाता है। यानी कि अभी वर्तमान में किसकी सरकार है? बीजेपी की है। तो ये कौन सा लाएगा? ये अपने कांग्रेस लाएगी, यानी कि विपक्ष के रूप में लाएगी साथियों। यानी कि इनका जस्ट उल्टा हो जाएगा। यदि यहाँ पे राहुल गांधी जी पीएम बन जाते हैं, तो ये बीजेपी अपने विपक्ष पक्ष हो जाती है साथियों। इनके द्वारा ये लाया जाता है। सिग्नेचर होने चाहिए, कुल 50 मंत्रियों के सिग्नेचर होने चाहिए, और ये सीधे सीधे अपने अगर 1/10 के आधार पर अगर लाया जाता है। यदि लोकसभा में ये पास हो जाता है, अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाता है, तब क्या होता है? मंत्री परिषद पूरी तरह से नष्ट हो जाती है, और लोकसभा पूरी तरह से भंग हो जाता है। इसी प्रकार से होता है अविश्वास प्रस्ताव होता है साथियों। ठीक है ना, पूछा जाता है। ठीक है ना। अब देखते हैं एक अविश्वास प्रस्ताव और दूसरा अविश्वास प्रस्ताव के बीच में अंतर कितना होना चाहिए? 6 माह का अंतर होना चाहिए, यानी कि बार बार वो नहीं लाया जा सकता है। ठीक है ना। सबसे पहले भारत में सबसे पहले अविश्वास प्रस्ताव कौन सा लाया था? ये जेपी कृपलानी लाया था। किसके समय लाया था? ये पंडित नेहरू जी के समय लाया था। सर्वाधिक इंदिरा गांधी के समय आई थी, 15 बार आई थी साथियों। ध्यान से सुनना, 15 बार आई थी। ठीक है ना, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ था। मोदी जी के समय 2 बार आए थे। आज तक कुल अगर 28 बार आ चुके हैं साथियों। ठीक है ना।
ध्यान से सुनना, क्योंकि यहाँ से भी आपकी क्वेश्चन कभी कभार पूछे जाते। यदि अविश्वास प्रस्ताव पूरी तरह से पास हो जाए तो मंत्रिपरिषद है ना वह अगर इस्तीफा दे देगी और राज्यसभा पूरी तरह से भंग हो जाएगा और पीएम अपने पद से हट जाएगा। यह इतना बड़ा खतरनाक अपना अविश्वास प्रस्ताव होता है साथियों। और भी अपन को प्रस्ताव देख लेते हैं। अब देखते हैं विश्वास प्रस्ताव। यह किसके आधार पर लाया जाता है, आप अच्छी तरह से समझ सकते हो। यदि कोई सरकार अच्छा काम कर रही है उसके आधार पर यह लाया जाता है, सत्ताधारी के आधार पर लाया जाता है। अब देखते हैं निंदा प्रस्ताव। इसका क्या मतलब होता है, यह होता है अगर कोई मंत्री अपना कार्य सही ढंग से नहीं कर रहा है, बेईमानी कर रहा है, तो किसी एक अपने मंत्री के आधार पर लाया जाता है और यदि वह पास हो जाए तो मंत्रिपरिषद पूरी तरह से अपने खत्म हो जाती, इस्तीफा दे सकती है साथियों। लेकिन यहाँ पे लोकसभा कभी भी भंग नहीं होती है, ठीक है ना, पूछा जाता है, निंदा प्रस्ताव होता है। अब देखते हैं विशेष स्थापना प्रस्ताव। यह क्या होता है, अगर कोई मंत्री सही तरीके से फैक्ट वगैरह आपको नहीं बताता, यानी कि क्या कहाँ पे अगर पैसे खर्च हुए ऐसा कुछ भी नहीं बताता है, तब वह कौन सा हो जाएगा, विशेषधारी प्रस्ताव हो जाता है साथियों। जैसा कि आपको सभी लोग पता है राफेल के समय ये हुआ था साथियों, ठीक है ना। ये प्रमुख रूप है जो आपके डीप के आधार पर पूछे जाते हैं, ठीक है, आईएएस लेवल के मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखते हैं विधायक। विधायक का मतलब होता है कानून, किस प्रकार से बनाया जाता है वो अपन देख लेते हैं। पहला होता है साधारण विधायक होता है, दूसरा धन विधायक होता है, तीसरा विधि विधायक होता है और चौथा आप सभी लोग बताएं संविधान संशोधन के आधार पर होता है साथियों। एक एक बड़े आराम से पढ़ेंगे जहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अनुच्छेद आप ध्यान से देख लेना। साधारण विधायक 107 के तहत आता है, धन विधेयक 110 के तहत आता है। वित्त विधेयक को अपन दो भागों में बांट देते हैं जो अपने 117 में होता है और संविधान संशोधन 368 में होता है साथियों, ठीक है ना। इसके बारे में देखने वाले पहले अपन देखेंगे साधारण विधेयक के बारे में अपन देख लेते हैं। किसी भी सदन में लाया जा सकता है, ध्यान से सुनना, लोकसभा हो जाए या राज्यसभा हो जाए किसी भी सदन में लाया जा सकता है। अभी बिल है, लोकसभा राज्यसभा में आ गया, दोनों में पास हो गया, फिर अपने प्रधानमंत्री के पास में चला जाता है, फिर वहाँ पे ये कानून बन जाता है, जिसे कहते हैं साधारण विधेयक कहते हैं साथियों। साधारण विधेयक यदि कोई मंत्री लाए और वो लोकसभा में पास नहीं हो जाए तब मंत्रिपरिषद है ना उनको इस्तीफा देना पड़ता है, क्योंकि मंत्रिपरिषद अपने किसके आधार पर विश्वास पात्र होते हैं, लोकसभा के पास में आधार विश्वास पात्र होते हैं, इसी के आधार पर उनको इस्तीफा देना पड़ता है। लेकिन लोकसभा उनको पास कर दे तब वो राज्यसभा के पास में जाता है और यदि राज्यसभा उनको मना कर दे तब क्या होता है, संयुक्त अधिवेशन होता है और उनको बुलाता है, राष्ट्रपति बुलाता है, 108 के अनुच्छेद के तहत वो बुलाता है साथियों। और फिर वो बुलाता है, फिर उसकी अध्यक्षता करता है लोकसभा का अध्यक्ष करता है, जिसे कहते हैं स्पीकर कहते हैं साथियों, ठीक है ना। मैं आपको फिर से आपको समझा देता हूँ। जैसे ये साधारण अपन विधेयक है जहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो मैं आपको डिटेल वाइज बताने की कोशिश करता हूँ। साधारण विधेयक किसी भी विधेयक में लाया जा सकता है, राज्यसभा हो जाए या लोकसभा हो जाए। जैसे ही बिल है, राज्यसभा और लोकसभा दोनों में ये लाया गया, दोनों में पास हो जाएगा तब ये प्रधानमंत्री के पास में चला जाएगा और फिर ये कानून बन जाएगा साथियों। यदि मान लिया जाए यह अगर बिल वगैरह मंत्री के द्वारा ये लाया गया, कहाँ पे लाया गया, ये अपने लोकसभा में लाया गया, यदि लोकसभा उनको पास नहीं करती है, जो अपने मंत्री लाया गया और उसकी मंत्री परिषद होती है वह अगर इस्तीफा दे देती, क्योंकि उसके ऊपर विश्वास नहीं होता है। यदि लोकसभा पास कर दे तब वह चला जाता है राज्यसभा के पास में चला जाता है, और वह राज्यसभा पास नहीं करे तब क्या होता है, राष्ट्रपति के द्वारा संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है, 108 के तहत बुलाया जाता है और उसे पूछा जाता है आखिर क्या बात है, इस बिल में क्या गड़बड़ी है, आप हमें बताइए। और जब बुलाया जाता है उसकी अध्यक्षता करता है लोकसभा का स्पीकर करता है साथियों, ठीक है ना। अगर वह राज्यसभा पास कर दे तब वह प्रधानमंत्री के पास में चला जाएगा, फिर वो सिग्नेचर करने के बाद वह सीधा कानून बन जाता है। यह अपना हो जाएगा, साधारण विधेयक हो जाता है। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो साधारण विधेयक की प्रेरणा कहाँ से ली गई, अमेरिका से ली गई साथियों। अब देख लेते हैं साधारण विधेयक के पास में राष्ट्रपति की क्या क्या शक्ति होती है। जो अपने 111 अनुच्छेद में लिखा गया, वह अनुमति दे सकता है, यानी कि जब भी उनका बिल वगैरह राष्ट्रपति के पास में लाया जाता है वह अनुमति दे सकता है, ठीक है ये मैं बिल वगैरह पास कर देता हूँ, वह रोक भी सकता है और
वो केवल केवल एक बार ही रोक सकता है। वह अपने पुनः विचार के लिए संसद में भेजा जा सकता है और यह कहता है थोड़ी बहुत आपको संशोधन कर सकते हो। यदि संसद चाहे तो वो पुनः जैसा का जैसा लिखा हुआ उनको वापस दिया जाए, तब वह बाध्य हो जाता है। साथियों ध्यान से सुनना, राष्ट्रपति पूरी तरह से बाध्य हो जाता है, फिर उनको सिग्नेचर करना ही पड़ता है, तब जाके वह कानून बन जाता है। ये अपनी प्रक्रिया हो जाएगी, साधारण विधेयक की हो जाती है जो आपसे पूछी जाती है। ठीक है ना। आई होप मेरी तरफ से पूरी कोशिश की आपको समझाने की। आप अगर एक बार दोबारा से वीडियो देख लेना, नोट्स वगैरह देख लेना, जहाँ से आपके क्वेश्चन नहीं बाहर जाएंगे। अब देखते हैं धन विधेयक, वेरी इंपॉर्टेंट है। धन विधेयक आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये कहाँ पे मिलता है? उल्लेख 110वें अनुच्छेद में मिलता है। ये केवल केवल अपने लोकसभा में लाया जाता है। ध्यान से सुना, धन विधेयक जो पैसों के मामले जितने भी विधेयक है जो अपने लोकसभा में लाया जाता है, ना कि अपने राज्यसभा में लाया जाता है। ठीक है ना। पहला ही क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। यदि कोई धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्धारण कौन करता है? यह करता है लोकसभा का अध्यक्ष करता है, जिसे कहते हैं स्पीकर कहते हैं। साथियों ध्यान से सुनना, कोई भी यदि धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करेगा? यह अपने लोकसभा का अध्यक्ष ही करेगा। साथियों ठीक है ना। इससे वह निर्णय ले लिया, हाँ ये धन विधेयक है, हाँ यह साधारण विधेयक है। साथियों अब देख लेते हैं धन विधेयक में आखिर क्या क्या होता है। ये टेक्स्ट की जानकारी होती है, किस प्रकार से टेक्स्ट को बढ़ाया जाता है, किस प्रकार से घटाया जाता है, किस प्रकार से समाप्त किया जाता है, सारी की सारी जानकारी इसके तहत होती है। और ये भारत की संधि नीति के आधार पर होती है, यानी कि संचय नीति, यानी वहाँ पे अगर पैसे होते हैं उसके आधार पर होती है। यदि कोई आपातकाल हो जाए उसके आधार पर यहाँ से अगर पैसे निकाले जाते हैं। यदि कोई किसी के ऊपर जुर्माना लगाए, लाइसेंस लगाए, किसी प्रकार के कुछ वो टैक्स लगाए, उसके आधार पर ये धन विधेयक लाया जाता है। इसमें और ये सारी कुछ और बातें होती है, यानी कि पैसों के मामले में सारा कुछ और होता है। साथियों अब ये लोकसभा के आधार पर लाया जाता है, तो लोकसभा पूरी तरह से इसे अगर पास कर देगी साथियों, तब ये राज्यसभा के पास में जाता है और वह राज्यसभा केवल केवल 14 दिन तक ही उसे रोक सकती है। साथियों ध्यान से सुनना, केवल केवल अपने 14 दिन तक ही उसे वगैरह रोक सकती है। यदि उसके पास वो कुछ भी नहीं करती है, फिर वह स्वतः ही अपने वगैरह धन विधेयक वगैरह पारित हो जाता है। ठीक है, स्वतः ही अपने पारित हो जाता है। केवल केवल राज्यसभा अपने धन विधेयक को 14 दिन ही तक वगैरह रोक सकती है। साथियों ध्यान से सुनना, 14 दिन ही अपने रोक सकती है। इसमें अपने धन विधेयक में सर्वाधिक ताकत अपने लोकसभा के पास में होती है। एक बार वहाँ से बिल पारित हो गया, फिर 14 दिन के बाद में वगैरह वहाँ से वो स्वीकृति मिल जाती है। और धन विधेयक के ऊपर कभी भी संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाता, केवल केवल साधारण विधेयक होता है उसके ऊपर ये बुलाया जाता है। ध्यान से सुनना, हर लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। संयुक्त अधिवेशन अपने साधारण विधेयक के आधार पर बुलाया जाता है, ना कि अपने धन विधेयक के आधार पर बुलाया जाता है। यदि कोई मंत्री कोई अपने विधेयक अपना पेश करे, तब वो लोकसभा पास नहीं करे, तब अपने पूरी मंत्री परिषद है ना, वो अपने इस्तीफा दे देती है। क्यों देती है? क्योंकि मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। इस कारण उसको इस्तीफा देना पड़ता है। हर लाइन एक लाइन से जुड़ी हुई है। साथियों अब राष्ट्रपति जब ये लोकसभा का अध्यक्ष होता है, वह निर्णय कर लेता है कि ये अपने धन विधेयक है, तब वह राष्ट्रपति को पहले मंजूरी दे देते हैं। साथियों ध्यान से सुनना, धन विधेयक है ना, उसकी पहले मंजूरी अपने राष्ट्रपति के आधार पर होती है। पहले निर्णय लिया जाता है कि ये कौन सा बिल हो जाएगा, फिर ये निर्णय लिया जाता है कि ये धन विधेयक है, फिर अपने राष्ट्रपति के पास में चला जाता है, फिर वहाँ से वह पूरे अनुमति ले लेते हैं, तब जाके वह अपने राज्यसभा में जाता है, फिर वहाँ से 14 दिन के बाद में ऑटोमेटिक अपने स्वीकारा जाता है। साथियों और राष्ट्रपति के पास पुनः विचार का कोई भी ऑप्शन नहीं होता है, लेकिन साधारण विधेयक में ये सारा कुछ वर होता है। साथियों और यहाँ पे पावर किसके पास में होती है? लोकसभा के पास में होती है। कैसा भी धन दौलत के बारे में होना, तो लोकसभा के पास में पावर होती है। साथियों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आई होप मेरी बात आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी धन विधेयक के संबंध में। आगे अपन चलते हैं। अब देखते हैं वित्त विधेयक, वेरी इंपॉर्टेंट। वित्त विधेयक के बारे में अपन देख लेते हैं। साथियों ये आप देख सकते हो, ये अपने बाहर हो जाएगा, अपने वित्त विधेयक हो जाएगा, और इसके अंदर ही अपने होता है धन विधेयक होता है। ठीक है ना। अब यहाँ से आप ये वाली आप लाइन अच्छी तरह से समझना, जो आपकी रीजनिंग के आधार पर सभी अपने धन विधेयक अपने वित्त विधेयक होते हैं। बिल्कुल सही बात है, धन विधेयक है ना, जो सारे के सारे वित्त विधेयक होते हैं, यानी कि ये अंदर से बाहर की तरफ जा रहे हैं, तो बिल्कुल सही हो जाएगा।
लेकिन सभी वित्त अपने धन विधेयक नहीं होते। बिल्कुल सही बात है, ये नहीं होते हैं क्योंकि ये बाहर से अपने अंदर की तरफ ये आ रहे हैं साथियों। इस कारण ये दोनों की दो लाइन है ना, वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके कथन के आधार पर आपसे पूछी जाती हैं। यदि आप आईएएस की तैयारी कर रहे हो या आप आईपीएस की तैयारी कर रहे हो, वहाँ से आपके इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आई होप मेरी बात आपको अच्छी तरह से इस मैप के आधार पर आपको समझ में आई होगी साथियों, ठीक है ना। अब देखते हैं अनुच्छेद 117.1 देख लेते हैं और अपने 17.2 अपन देख लेते हैं साथियों, ठीक है ना। यह सिर्फ लोकसभा के द्वारा ये प्रस्तुत किया जाता है और अपनी अनुमति अपने राष्ट्रपति दे देता है, और साधारण विधेयक अपने लोकसभा और राज्यसभा दोनों में होता है। यहाँ की संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है, यहाँ पे नहीं बुलाया जा सकता है, और ये आपके लिए कोई इतना फायदेमंद नहीं है, ये आपसे कभी भी नहीं पूछा जा सकता, ठीक है ना। आज तक अपन देख लेते हैं कि संयुक्त अधिवेशन कुल कितनी बार हुआ है, 3 बार हुआ है साथियों, यानी कि 108 के तहत अपने साधारण अपने विधेयक के आधार पर 3 अपने बार बैठकें हुई है साथियों। कौन सी हुई है वो अपन देख लेते हैं। एक हुआ था दहेज एक्ट के आधार पर, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है। दहेज एक्ट के तहत 1961 में हुआ था। फिर हुआ था बैंकिंग सुधार से हुआ था, जो अपने 1978 के तहत हुआ था। फिर हुआ था पोटो अधिनियम हुआ था, 2002 में हुआ था साथी। और ये तीनों की तीनों अपने संयुक्त अधिवेशन के रूप में हुआ था। कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है। कौन अध्यक्ष होता है? ये अपने लोकसभा का अध्यक्ष होता है साथियों। इसी प्रकार से होता है साथियों। ये हो गया अपने वित्त आयोग हो गए साथियों। आगे चलते हैं, अब देखते हैं संविधान संशोधन। ये किस प्रकार से होता है? ये किसी भी सदन में लाया जा सकता है, दोनों की मंजूरी होना अनिवार्य है। फिर ये राष्ट्रपति के पास में जाया जाता है, फिर ये पूरी तरह से संविधान संशोधन हो जाता है। इसी प्रकार से यह छोटी मोटी प्रक्रिया है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट। आपको ध्यान से सुनना, धन विधेयक है ना, वहाँ से आपके क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। साधारण विधेयक होते हैं उससे भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि उससे आपके आधार पर अपने संयुक्त अधिवेशन होता है साथियों। आज तक अपने 3 ही हुई है साथियों। मैंने आपको अच्छी तरह से समझाने की कोशिश की है। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अब देखते हैं भारत की निधियाँ, वेरी इंपॉर्टेंट, जहाँ पे धन दौलत वगैरह रखी जाती है, लेखा जोखा होता है, वह देख लेते हैं। पहले देखते हैं भारत की संचयी निधि। इसमें क्या होता है? 266 के तहत जितने भी आपके संसद है ना, उनके वेतन भत्ते वगैरह सारी कुछ को जानकारी यहाँ पे मिलती है। किसको कितना पैसा देना चाहिए, कौन से मंत्री को कितना पैसा होना चाहिए, सारी कुछ पैसे वगैरह यहाँ से निकाले जाते हैं, और सारा का कुछ धन वगैरह यहाँ से निकाला जाता है। अब देखते हैं लोक लेखा समिति। ये अपने प्रधानमंत्री के अंतर्गत होती है। इसमें जो भी आपकी लेखा जोखा है ना, वो सारा का कुछ यहाँ पे होता है। अब देखते हैं आकस्मिक नीति, यानी कि आपातकाल। यदि भारत में आपातकाल हो जाए, बाढ़ आ जाए, भूकंप आ जाए, कुछ ऐसी विपदा आ जाए जैसे अपनी कोरोना में आई थी, और वहाँ से वो पैसे कहाँ से निकाले गए? यहाँ से अपने निकाले गए थे, जो अपने राष्ट्रपति के अंडर में होता है साथियों, ठीक है ना। ये कुछ है जो आप अगर देख सकते हो साथियों, और इसकी मैंने व्याख्या भी मैंने आपको सब कुछ करा दी है। जैसे ये सारे कुछ आप देख सकते हो, किसी भी बाढ़ हो गया, भूकंप हो गया, कोरोना हो गया, उसके समय यहाँ से वो पैसे वो निकाले जाते हैं जो राष्ट्रपति के अंडर में होते हैं। यहाँ से वो पैसे सारे कुछ बैंक में जमा होते हैं, यहाँ पे होते हैं। ये कुछ ऐसे है जो आप अच्छी तरह से देख सकते हो। बजट हो गया, जो भी हो गया, सारी कुछ प्रक्रिया यहाँ पे होती हैं साथियों, ठीक है ना। ये हो गया आपका पूरा टॉपिक हो गया साथियों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छी तरह से मैंने आपको समझाया साथियों। अब चलते हैं क्वेश्चन देख लेते हैं। ये आपके क्वेश्चन है, अच्छी तरह से मिलान कर देना जो मैंने आपको अच्छी तरह से आपको बताया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन है, देख सकते हो। इनको ज़रूर से ज़रूर मिलान करना साथियों, क्योंकि आपके क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में आते हैं। यदि आपने क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ लिया ना, तब आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। देखो ये रहा, कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं लाया हूँ। कुछ नए भी है, देख लेना। जो आप PDF भी अच्छी तरह से डाउनलोड कर देना। लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे मिल जाएगा साथियों। यदि दोस्तों मेरा कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है तो शेयर कर देना, ज़रूर से ज़रूर शेयर कर देना। अब देखते हैं सर्वोच्च न्यायालय, अपन देख लेते हैं। ये भी आप साथ साथ में टॉपिक कर देते हैं। आगे चलते हैं, अब देख लेते हैं न्यायपालिका, अपन देख लेते हैं। कौन सा भाग हो जाएगा? 5वां भाग हो जाएगा, जहाँ पे अपना ये उल्लेख मिलता है। अनुच्छेद पूछा जाए तो 124 से लगा के 147 तक हो जाता है साथियों, ठीक है ना। ये अपने इसी प्रकार से होता है। पहला कौन सा होता है? डिस्ट्रिक्ट न्यायालय होता है, यानी कि राज्य में होता है, सिटी में होता है। फिर अपने राज्य में चला जाएगा, जिसे कहते हैं हाई कोर्ट, अपना न्यायालय कहते हैं। फिर अपने सुप्रीम कोर्ट में चला जाता है, यानी कि इसी प्रकार से होता है। सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय होता है। फिर अपने
उच्च न्यायालय होता है, फिर आपके डिस्ट्रिक्ट न्यायालय होता है। इसी प्रकार से होता है, आप ये देख भी सकते हो, ठीक है ना, इसी प्रकार से होता है। और ये न्यायालय की प्रेरणा कहाँ से ली गई? अमेरिका से ली गई साथियों, ठीक है ना, ये भी आपका पूछा जाता है। ये पूर्णतः अपने स्वतंत्र होता है, किसी भी के ऊपर किसी भी कोई दबाव नहीं होता है। और ये न्यायिक पुनरावलोकन होता है, यानी कि एक बार फैसला दे दिया तो फिर भी उनका फेरबदल किया जा सकता है। और यह न्याय संक्रामक भी होता है साथियों, ठीक है ना। ये कुछ बेसिक जानकारी है। आज मैं आपको बनाऊंगा जज बना देते हैं साथियों, ठीक है ना, जज आपको बनाने वाला हूँ। पहले देखते हैं सर्वोच्च न्यायालय का इतिहास, अपन देख लेते हैं, व्याख्या देखते हैं। ये आप सभी लोगों को पता है, रेगुलेटर एक्ट 1743 में रेगुलेटर एक्ट लाया गया था और उसके तहत कलकत्ता में भारत में पहली बार अपने सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। उसमें जज कौन से बैठते हैं? यह एलिजा इम्पे बैठते हैं साथियों। जो आपका सीधा ही पूछा जाता है, सर्वोच्च न्यायालय में भारत में सर्वप्रथम कौन से एक्ट के तहत उच्च न्यायालय का गठन किया गया था? तो रेगुलेटर एक्ट 1773 के तहत ये किया गया था, जिसमें पहले अपने न्यायाधीश होते हैं एलिजा इम्पे होते हैं साथियों, ठीक है ना, पूछा जाता है। इसके आधार पर ये भारत के उस समय वगैरह सारे कुछ निर्णय लेते थे। फिर आता है एक्ट 1935 आता है और उसके आधार पर संघीय न्यायपालिका की स्थापना की जाती है, जो अपने दिल्ली में की जाती है। और उस समय जज वगैरह बैठे जाते हैं, मॉरिस ग्वायसर बैठे जाते हैं साथियों, ठीक है ना, ये भी आपका पूछा जाता है। ध्यान से सुनना, अच्छी तरह से समझा। फिर आपके अगर भारत देश आज़ाद हो जाता है, फिर अपने ये संघीय न्यायपालिका ये अपने भारत की जज के रूप में नियुक्त की जाती है। और पहली बार 28 जनवरी 1950 को अपना भारतीय जज बैठता है, जिसका नाम हो जाएगा हीरालाल जे कांगड़िया हो जाएगा साथियों। और ये अपना जज बन जाता है, स्वतंत्र भारत का पहला अपना जज बन जाता है, जो अपने भारतीय हो जाता है, पूर्णतः है अपने भारतीय हो जाता है। लेकिन अंग्रेजों का पहला अपना कौन सा हो जाएगा? एलिजा इम्पे हो जाएगा साथियों। ये कुछ और इतिहास है जहां से आपकी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। आगे चलते हैं, अब देख लेते हैं सर्वोच्च कोर्ट की स्थापना कहाँ पे की गई है। आर्टिकल 124 में की गई, जिसमें अपने मूल संविधान में कुल कितने जज की बात की गई? एक अपना जज हो जाएगा, 7 अपने जज हो जाएंगे। लेकिन वर्तमान में कितने हैं? एक जज है और 33 अपने जज हो जाएंगे साथियों। और इनकी संख्या कौन को निर्धारित करता है? यह अपने संसद के द्वारा की जाती है साथियों, ठीक है ना। यदि आपको जज बनना है तब आपके पास में क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए साथियों, योग्यता आपको पास में क्या चाहिए? पहली तो आपके सभी लोगों के पास में होगी, आप भारतीय के नागरिक हो जाएंगे, यानी कि आप पूर्णतः भारतीय होने चाहिए। अब आपके पास हाई कोर्ट का जज बनने की योग्यता होनी चाहिए, पहली शर्त। अगर ये भी आपके पास में नहीं है तो हाई कोर्ट का आप वकील होना चाहिए, 10 साल का अनुभव होना चाहिए, ये आपके पास में होनी चाहिए। इन दोनों में आपकी कुछ ना कुछ तो काबिलियत चाहिए। या आपको हाई कोर्ट का 5 साल का जज होना चाहिए, उनका एक्सपीरियंस चाहिए, या आपको हाई कोर्ट के जज बनने का वकील चाहिए जो आपको 10 साल का अनुभव चाहिए साथी। इन दोनों में आपकी शर्त होनी चाहिए। और साथ साथ में आपको राष्ट्रपति है ना, उनके अच्छे संबंध भी होने चाहिए, उसकी नज़रों में आपको अच्छे व्यक्ति होने चाहिए, विधि के अनुसार कार्य करने वाले व्यक्ति भी होने चाहिए। यह है आपको सारी कुछ जानकारी, यानी ये की योग्यता होनी चाहिए साथियों, ठीक है ना। अब आपको जज बन गए हो साथियों। अब देखते हैं आपका चुनाव किस प्रकार से होता है। अब पहले देखते हैं नियुक्ति कौन कराता है? राष्ट्रपति कराता है। लेकिन उससे पहले अगर जज के द्वारा अगर आपको परखा जाता है, और वह प्रणाली होती है कॉलेजियम प्रणाली होती है। अब उसमें क्या होता है? उसमें कुल के 5 अपने जज होते हैं। ध्यान से सुना, 5 अपने जज होते हैं, एक अपना मुखिया होता है, 4 अपने अन्य होते हैं। उसके द्वारा यह निर्णय लिया जाता है कि यह जज वगैरह जज बनने के लिए काबिल है या नहीं है। फिर वहाँ से वह निर्णय लिया जाता है। फिर वह अगर राष्ट्रपति को कहा जाता है आप इसकी नियुक्ति कर दो साथियों। इसी प्रकार अगर आपकी नियुक्ति हो जाती है साथियों। कौन सी प्रणाली के आधार पर किया जाता है, कौन आपको नियुक्त किया जाता है, ये आपका क्वेश्चन पूछा जाता है साथियों। अब आपकी नियुक्ति हो गई है, अब आपको शपथ कौन दिलाएगा? यह आपको राष्ट्रपति दिला देगा। अब आप अगर जज भी बन गए हो। अब अपन देख लेते हैं आपको वेतन भत्ते कितने मिलते हैं साथियों। यदि आप अगर मुख्य जज बन गए हो तब आपको 2,80,000 आपको वेतन मिलेगा। यदि आप अगर छोटे जज बन गए हो, अन्य जज बन गए हो, तो 2,50,000 आपको मिल जाएंगे साथियों, ठीक है ना। यह आपकी सैलरी हो जाएगी। अब आप अगर जज भी बन गए साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम देख लेते हैं, जब भी कोई आपका कोई घर में काम पड़ गया
आप यदि जज वहाँ पे नहीं जा सकते, किसी प्रकार के आपको कोई काम पड़ गया, अब वो न्यायालय में आप नहीं जा सकते, तब राष्ट्रपति के पास में ऐसा अधिकार होता है कि खाली जगह को वह अपने अनुसार अगर भर भी सकता है साथियों। ठीक है ना, ये कहाँ पे लिखता है? 126 अपने अनुच्छेद में लिखा गया है। ठीक है ना। अब देखते हैं तदर्थ न्यायाधीश देखते हैं, यानी कि हाथों हाथ अपने न्यायाधीश को कैसे अगर बना सकते हैं। यदि कोरम का अभाव हो, यानी कि 1/10 भाग नहीं हो, तब मुख्य न्यायाधीश के आधार पर राष्ट्रपति को पूर्ण अपनी सूचना दी जाती है। फिर हाई कोर्ट के आधार पर उनको अगर तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। ठीक है ना। पूछा जाता है इनका उल्लेख कहाँ मिलता है? 127 अनुच्छेद में मिलता है। अब देखते हैं 128 सेवानिवृत्ति न्यायाधीश के आधार पर सारे कुछ मामले होते हैं। वेतन भत्ते हुए सारे कुछ यहाँ पे होते हैं। आगे चलते हैं। अब देखते हैं न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया क्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इनका कार्यकाल कितना हो जाएगा, सारा कुछ देखने वाले, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहले लेते हैं इनका कार्यकाल यदि इनकी आयु 65 वर्ष हो गई हो, तब ये अपने खुद को इस्तीफा दे के चले जाते हैं, या खुद की मर्जी हो जाए तब ये राष्ट्रपति को इस्तीफा दे सकते। आपसे पूछा जाता है इनका कार्यकाल कितना हो जाएगा, 65 वर्ष तक इनका कार्यकाल हो जाएगा। उसके बीच में यदि खुद की मर्जी है तब वो इस्तीफा राष्ट्रपति को दे सकते हैं साथियों। और उसके बीच में हटाने की प्रक्रिया होती है। अब उनको बीच में हटाना है, क्या आधार हो जाएगा? ये अपने 2 आधार हो जाएंगे। पहला हो जाएगा साबित कदाचार हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा असमता हो जाएगा। ये दोनों के दोनों कारण वेरी इंपॉर्टेंट है। जब ये कदाचार के आधार पर इसमें कार्य की जाती है, उससे पहले इनको 14 दिन पहले को मोहलत दी जाती है। 14 दिन इनको पहले मोहलत दी जाती है। फिर इनको हटाने की प्रक्रिया इस प्रकार से होती है। लोकसभा के पास में ना 100 अपने सदस्य उनके सिग्नेचर होने चाहिए, और राज्यसभा में 50 अपने सदस्यों के सिग्नेचर होने चाहिए। तब ये यहाँ से वह अपने चला जाता है, आरोप की जांच के लिए चला जाता है। तब इसमें एक कमेटी का गठन होता है, यानी कि जांच समिति का गठन होता है, जिसमें अपने 3 सदस्य होते हैं, जिसमें अपने विधि का ज्ञाता होता है और 2 अपने जज होते हैं। ये तीनों के आधार पर यह निर्णय लिया जाता है कि यह सही है या गलत है। फिर अपना ये पक्ष वगैरह रख देते हैं। यदि यहाँ पे पक्ष वगैरह बिल्कुल सही हो गया तो ये अपने वह लोकसभा में जाता है। फिर अपने 2/3 के आधार पर बहुमत किया जाता है। फिर अपने राज्यसभा में चला जाता है, यहाँ पे 2/3 के आधार पर किया जाता है। फिर अपने राष्ट्रपति के पास में चला जाता है। फिर अपने न्यायाधीश को अपने त्याग पत्र देना ही पड़ता है। इस प्रकार से ये हटाया जाता है, यानी कि हटाने की प्रक्रिया बहुत ही ज़्यादा टेढ़ी है साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आधार क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। एक तो कदाचार का आधार हो जाएगा, दूसरा हो जाए असमता का आधार हो जाए। इसी के आधार पर उनको हटाया जा सकता है। फिर उनको 14 दिन की मोहलत दी जाती है। फिर अपने लोकसभा में 100 जनों की सिग्नेचर चाहिए, राज्यसभा में 50 की सिग्नेचर चाहिए। तब यहाँ से सिग्नेचर होता है। फिर यहाँ पे कमेटी का गठन होता है, जिसमें अपने 3 सदस्य होते हैं। फिर उनके द्वारा ये जांच की जाती है। फिर उनका पक्ष रखा जाता है। फिर दोबारा से अपने लोकसभा में आते हैं। फिर बहुमत के आधार पर 2/3 के बहुमत के आधार पर मंजूरी की जाती है। फिर अपने राज्यसभा में आते हैं, यहाँ पे भी 2/3 भाग में मंजूरी की जाती है। तब जाके अपने राष्ट्रपति के पास में आता है। तब उनको अगर न्यायाधीश को त्यागपत्र दिया जाता है। यानी कि ये प्रक्रिया बहुत ही ज़्यादा लंबी है, आज तक यहाँ पर कोई भी नहीं कर सक रहा है साथियों। ठीक है ना। आगे चलते हैं। अब देखते हैं दीवानी मामले और फौजदारी मामले अपन देख लेते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, दीवानी मामले और फौजदारी के आधार पर आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दीवानी मामले का मतलब क्या हो जाएगा? किसी भी व्यक्ति के अधिकार का हनन होना, यानी कि किसी को चोट देना, कुछ ऐसी और बातें करना। जैसे संपत्ति का अधिकार किसी को छीन लिया जाए, पैसों के मामले जो भी विवाद हो जाए, क्रिया के मामले में जो भी विवाद हो, यानी कि जो अपने धन दौलत से जुड़ा हुआ है ना, जो अपने इसमें आ जाए, जिसके अधिकार से संबंधित हो जाता है। आप ये देख भी सकते हो साथी। ये सारे के सारे कौन से हो जाएंगे? दीवानी मामले हो जाएंगे। अब देखते हैं फौजदारी मामले, ऐसे मामले जो अपने अपराधी से जुड़े हुए हैं, यानी कि जिससे वगैरह उनकी संपत्ति, उनकी खुद की या किसी दूसरे की, किसी की खतरे आ जाए, उसे कहते हैं साथी। जैसे वह चोरी करना, डकैती करना, हत्या करना, अपहरण करना, रेप करना, आत्महत्या करना, ऐसे ऐसी सारी और कैसी होती? फौजदारी हो जाती। फौजी अपनी कैसे होती है? ऐसे होते हैं सारे के सारे वगैरह इसी प्रकार होते। यह अगर मामला फौजदार हो जाता है और ये दीवानी मामले हो जाते हैं। ठीक है ना। यहाँ से भी आपकी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे चलते हैं। अब देखते हैं फेडरल न्यायालय देख लेते हैं। इनकी क्यों जरूरत पड़ती है वो अपन देख लेते हैं। यदि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में कुछ विवाद हो जाए, फिर उनके बीच में ये फेडरल न्यायालय की स्थापना की जाती है। या 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच में कोई विवाद हो जाए,
तब ये फेडरल न्यायालय की नियुक्ति की जाती है और इस प्रकार से होती है। और अपने यदि उच्च न्यायालय में कुछ विशेष प्रकार की रिट भी जारी किया जा सकता है साथियों, ठीक है ना, पूछा जाता है। और उच्चतम न्यायालय के द्वारा घोषित कानून को सभी न्यायालय में लागू किया जाएगा साथियों। अब देख लेते हैं राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट में सलाहवर मांग सकता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति है ना सुप्रीम कोर्ट में जज से आधार पर वह सलाह मांग सकता है। किसके रूप में? सार्वजनिक महत्व और उनकी सलाह के रूप में दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता। यानी कि राष्ट्रपति है और वह जज को एक सलाह देता है, सलाह मांगता है कि ये यहाँ पे इस परिस्थिति में मैं क्या करूँ, और जज की मर्जी है यदि वह सलाह दे या नहीं दे। यदि वह जज अगर सलाह दे देता है तब पूर्णतः हुआ राष्ट्रपति बाध्य नहीं होगा कि मैं उस सलाह को मानूं या नहीं मानूं। और ये कहाँ पे लिखा है? 143 में लिखा गया है, पूछा जाता है, ठीक है ना। आगे चलते हैं। अब ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, जो आपके बेसिक क्वेश्चन जो आपके पूछे जाते हैं। अब अपन देख लेते हैं, यहाँ से भी आपकी ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला जज कौन सा हो जाएगा? हीरेलाल जे कांगड़िया हो जाएगा। अभी वर्तमान में कौन सा हो जाएगा? डीपी चंद्र डूडू हो जाएगा। और इनका सब पिताजी हो जाएंगे वाई.डी. चंद्र डूडू हो जाए, जो सर्वाधिक लंबा समय काल चल रहा है साथियों, ठीक है ना। सबसे कम किसका चला था? ये चला था के.एन. सिंह का चला था साथियों। सुप्रीम कोर्ट की पहली अपनी महिला जज कौन सी हो जाएगी? फातिमा बेगम हो जाएगी। वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। और अपने पहली अपनी एडवोकेट कौन सी हो जाएगी? इंद्रू मल्होत्रा हो जाएगी। इस प्रकार से होती है। और सुप्रीम कोर्ट की बेंच में कम से कम कितने जज होने चाहिए? 5 अपने जज होने चाहिए। और अधिकतम कितने होने चाहिए? 13 होने चाहिए। इसी प्रकार से होता है साथियों। और ये आपके उच्चतम न्यायालय के आधार पर आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुछ मैं क्वेश्चन भी लाया हूँ, आप देख सकते हो। और मैं अच्छी तरह से मैंने आपको बताया है, ये आपको देख सकते हो। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, देख भी लेना, ठीक है ना। जो आपको पीडीएफ में सब कुछ आपको मिल जाएगा। साथ साथ में आपके पास क्वेश्चन भी पड़े हैं, मैंने आपको अच्छी तरह से समझा भी दिया है, जहाँ से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो कितने 30 हो गए, चल रहे क्वेश्चन शायद कितने 70-80 है। चलते हैं 48 हो गए क्वेश्चन में। बहुत ही ज़्यादा लाया हूँ, इम्पोर्टेंट लाया हूँ, वो आपके लिए फ़ायदे में रहने वाले। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे ये रहा 66 हो गया। क्या बात है, इतने सारे टाइपिंग कर दिए, ठीक है। आगे अच्छा, ये अपने 80 क्वेश्चन लाया हूँ। कितने लाया हूँ? 80 क्वेश्चन लाया हूँ, जो आपको पीडीएफ में सब कुछ आपको मिल जाएगा साथियों, ठीक है ना। अब अपन देखेंगे राज्यपाल, नहीं देखेंगे, ये मैं आपको सेकंड पार्ट कराऊंगा, अपने राज्य से संबंधित हो जाएगा। अब मैं अपन चलते हैं संविधान संशोधन, वहाँ पे अपन चल लेते हैं, जहाँ पे अपने इंडियन पॉलिटिकल है ना वो आपकी पूरी हो जाए साथियों, ठीक है ना। ये भी आपको सेकंड पार्ट में करा दूंगा। जो अपने राज्य से संबंधित है वो मैं आपको सेकंड पार्ट में करा दूंगा। मैं आपको अभी कराऊंगा संविधान संशोधन, वो आपका टॉपिक रहा हुआ है, जो आपके इंडिया लेवल से संबंधित हो जाएगा। वह मैं आपको पहले आपको करा देता हूँ, फिर आपका इंडिया लेवल की सारी पॉलिटिकल है ना वो सारे की सारी हो जाए। फिर अपन स्टेट के आधार पर अपन देखने वाले। स्टेट में मैं आपको, ये आप देख रहे हो, ये सारे के सारे आपको सेकंड पार्ट में आपको मिल जाएगा। ये पंचायती राज आपको सेकंड पार्ट में मिल जाएगा, ठीक है ना। अभी मैं आपको इंडियन पॉलिटिकल करा रहा हूँ। आगे चलते हैं। देखो बड़े शानदार तरीके से नोट्स बनाए दोस्तों। यदि आपको नोट्स ये चाहिए ना, तब आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है ना। ये कानून रहेंगे सारे के सारे, मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखते हैं संविधान संशोधन, जिससे आपका इंडियन पॉलिटिकल भी पूरी हो जाए साथियों। इसके बारे में अपन देख लेते हैं। यदि आप अच्छा लग रहा है, यहाँ तक आप देख रहे हो, तो अब आपको अच्छा भी लगा होगा। शेयर कर देना, जरूर से ज़रूर कर देना, और पीडीएफ जरूर से ज़रूर डाउनलोड कर देना साथियों। आज अपन देखने वाले संविधान संशोधन, ये भी आपका टॉपिक में जल्दी से जल्दी आपका करा देता हूँ, ठीक है ना। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। अब अपन देख लेते हैं संविधान संशोधन। वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं, वही मैं लाया हूँ, जो इंपॉर्टेंट है वही मैं लाया हूँ। पहले लेते हैं आखिर प्रेरणा। प्रेरणा किससे ली गई है? दक्षिणी अफ्रीका से ली गई है। कौन से अनुच्छेद के तहत संविधान संशोधन किया जाता है? तो 368 के तहत किया जाता है। भाग यदि आपसे पूछा जाए तो भाग अपना 20 हो जाएगा। ये आपके बेसिक क्वेश्चन है, जो आपको पूछे भी जाते हैं, ठीक है ना। प्रेरणा दक्षिणी अफ्रीका, अनुच्छेद 368, भाग 20 हो जाएगा, ठीक है ना। डाउट नहीं रहना चाहिए। आगे चलते हैं। अब देखते हैं पहला संविधान संशोधन। इसके तहत क्या हुआ था? अपनी 9वीं अनुसूची है, जिससे वो अपने भूमि से संबंधित हो जाएगी, वह अगर जोड़ी गई थी। 9वीं अनुसूची है ना, जो अपने जोड़ी गई थी
पहला संविधान संशोधन 1951 के तहत ये जोड़ी गई थी, ये आपका पूछा जाता है। अब देखते हैं दूसरा संविधान संशोधन। इसमें लोकसभा के सदस्यों की सीटें 500 कर दी गई है। वर्तमान में कितने हैं? 552 है ना। यहाँ तक भी अपन धीरे धीरे जाएंगे, लेकिन 500 कब की गई थी? दूसरे संविधान संशोधन के तहत ये किया था। अब देखते हैं सातवां संविधान संशोधन। अब सर ये बीच वाले कहाँ गए? वो आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, जो इम्पोर्टेंट है वही मैं लाया हूँ साथियों, ठीक है ना, जो आपके लिए फायदेमंद है, ठीक है ना। अब देखते हैं सातवां संविधान संशोधन देख लेते हैं। इसके तहत पहली अनुसूची है उसमें फेरबदल किया गया था, जिसमें अपने 14 राज्य और 6 अपने केंद्र शासित प्रदेशों को जोड़ दिया गया था, पूछा जाता है। और साथ साथ में लोकसभा की अधिकतम सीटें 520 कर देती है साथियों। पहले कितनी हुई थी? 500 हुई थी, अब ये 520 हो गई है। कौन से? सातवें संविधान संशोधन के तहत हुई थी साथियों। और ये तीनों के तीनों इम्पोर्टेंट है, इस कारण में लाया हूँ। आगे चलते हैं। अब आगे सीधा 15, 7 से सीधा 15, क्योंकि इम्पोर्टेंट है वही मैं लाया। 15वां संविधान संशोधन। इसमें उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश है ना, उनकी आयु को 60 वर्ष से बढ़ा के 62 वर्ष कर दिया गया था। कितने वर्ष किया था? 60 से आगे अपने कर दिया, 62 वर्ष कर दिया गया। 15वां संविधान संशोधन के तहत ये किया गया था। अब देखते 21वां संविधान संशोधन। इसमें क्या हुआ था? अपनी 15वीं भाषा वह हो जाएगी सिंधी भाषा, उनको ये जोड़ा गया था। वेरी इंपॉर्टेंट है, सिंधी भाषा है ना, उनको अपने 21वें संविधान संशोधन के तहत ये जोड़ा गया था। पहले अपनी कितनी थी? 14 थी मूल संविधान में, लेकिन 15वीं अपनी कब जोड़ी गई थी? 21वें संविधान संशोधन के तहत ये जोड़ी गई थी। भाषा आपकी जितनी भी 22 है, वहाँ उनका संविधान संशोधन आप जरूर से जरूर ध्यान रख लेना। अब देखते हैं 41वां संविधान संशोधन। मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछा जाता है। लोक सेवा आयोग है ना, उसके सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ा के 62 वर्ष कर दी थी साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट, 41 हो जाएगा और 15 अपने किससे संबंधित हो जाएगा? जज से संबंधित हो जाए, जिनकी आयु 60 से 62 वर्ष कर दी गई थी। और यूपीसी, उनके सदस्य की आयु 60 से 62 वर्ष कर दी गई थी। कौन सा हो जाएगा? 41वां संविधान संशोधन हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधे सीधे फैक्ट के आधार पर पूछे जाते। और संविधान का वेरी इंपॉर्टेंट यह आपका प्रश्न हो जाएगा, जिसे कहते हैं लघु संविधान कहते हैं साथियों। इसके बारे में आपका 100% आपकी किसी भी कंपनी की तैयारी कर रहे हो, इसे आपका क्वेश्चन एक भी बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ से आपके पूछे जाते हैं। पहले लेते 42वां संविधान संशोधन, ये हुआ था 1976 में हुआ था। उस समय अपने पीएम हो जाएगी इंदिरा गांधी जी थी साथियों। अब इंदिरा गांधी जी आई है तो कुछ ना कुछ तो हंगामा होगा। इसे लघु संविधान भी कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, लघु संविधान किसे कहते हैं? 42वें संविधान संशोधन को कहते हैं। और इसके तहत पहली बार और अंतिम बार प्रस्तावनाओं में संशोधन किया था, जिसमें अपने 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्षता और अखंडता। ये अपने प्रस्तावनाओं में 3 अपने शब्द जोड़े गए थे, जो अपने 42वें संविधान संशोधन के संबंध में हो जाएगा साथियों। और साथ साथ में नीति तत्व में 3 अपने अनुच्छेद जोड़े गए थे। कौन से हो जाएंगे? एक हो जाएगा 39A हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा 43A हो जाएगा, और 48A हो जाएगा। ये तीनों के तीनों अपने 42वें संविधान संशोधन के तहत ये जोड़े गए थे साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, नीति तत्व में 3 अपने अनुच्छेद कौन से संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए थे? तो 42वां संविधान संशोधन के अंदर ये जोड़े गए थे। अब अपन देख लेते मूल करते हुए। वेरी इंपॉर्टेंट है, मूल करते हुए कहाँ से जोड़े गए थे? 42वें संविधान संशोधन के अंदर ये जोड़े गए थे। भाग यदि पूछा जाए तो भाग 4A हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें ये जोड़े गए थे, जिसमें हमें अनुच्छेद हो जाएगा 51A हो जाएगा, इसके तहत ये जोड़े गए थे। वेरी इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, ठीक है ना। ये इनके संविधान संशोधन के तहत ये जोड़े गए थे। यहाँ पे करते हुए लिखे गए 10। वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ मैंने 10 क्यों लिखे पहले मैं आपको बता देता हूँ। 10 अपने संविधान संशोधन के तहत ये जोड़े गए थे। 11वां अपना 46वां संविधान संशोधन हुआ था, उसके तहत ये जोड़े गए थे, ठीक है ना। क्लियर हो गया। अब आपके मन में ऐसा डाउट नहीं होना चाहिए कि सर मूल करते हुए तो अपने 11 है, वास्तव में 11 है, लेकिन 10 अपने मूल करते हुए अपने 42वें संविधान संशोधन के तहत ये जोड़े गए थे, ठीक है ना। ध्यान से सुनना, क्योंकि हर लाइन आपके लिए कीमती है, सोने जैसी है। आगे चलते हैं। यहाँ पे अपने देखो प्रस्तावना में संविधान संशोधन कर दिया गया था,
और नीति निधि तत्व में भी संशोधन कर दिया गया था। मूल कर्तव्य में भी अपना संविधान संशोधन कर दिया गया था। अब अपन पकड़ेंगे राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति है ना, जो अपने मंत्रिपरिषद की सलाह के लिए बाध्यकारी हो जाएगी, यानी कि जो भी अपने मंत्रिमंडल कहेगी ना, उनको वो मानना पड़ेगा साथियों। ये कौन करता है? ये सारी की सारी प्रधानमंत्री करती हैं साथियों, यानी कि इंदिरा गांधी करती है। राष्ट्रपति को पूर्णतः बाधित वो बांध देती है साथियों। और ये आपका पूछा गया है। और इन्हें लोकसभा में पहली बार और अंतिम बार 5 साल का समय काल को 6 वर्ष कर दिया गया था। वेरी इंपोर्टेंट है। 71 से लगा के 70 तक यह अपने 6 साल अपने कार्यकाल रहता है, लोकसभा का रहता है, जो अपने 42वें संविधान संशोधन के तहत ये किया गया था। वेरी इंपोर्टेंट है। 42वां संविधान संशोधन बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, जो इंपोर्टेंट है वही में लाया हो। अब देखते हैं समवर्ती सूची, ये भी अच्छी है। यहाँ से भी कुल अगर 5 अगर अपने सब्जेक्ट जोड़े गए, यानी 5 अपने विषय जोड़े गए थे। कौन से हो जाएंगे? शिक्षा, नामतोल, वन, परिवार नियोजन और अपने वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। ये कुल 5 शब्द है ना, जो अपने समवर्ती सूची में जोड़े गए थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है साथियों। और किसी भी राज्य में राष्ट्रपति की शासन की अवधि 6 माह से बढ़ाकर 1 वर्ष तक तय कर दिया गया था। और ये वाले क्वेश्चन ना सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। मैं आपको ध्यान से कह रहा हूँ, सारे के सारे इंपॉर्टेंट। यहाँ से आपके 20-25 आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने? 20-25 आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इससे अगर बार अगर नहीं जाएगा। वैसे भी मैंने आपको सारे के सारे ना आपको करवा दिया है, आप ध्यान से सुनना। लघु संविधान संशोधन किसे कहते हैं? 82 संविधान संशोधन को कहते हैं। प्रस्तावनाओं में अपने संशोधन किया गया, 82 संविधान संशोधन के तहत किया गया था, जिसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्षता, अखंडता शब्द जोड़े गए थे। फिर ये इंदिरा गांधी जी आ जाती हैं, नीति निधि तत्व में अपने संशोधन कर देते हैं, जिसमें अब 3 अपने अनुच्छेद जोड़ते हैं। 39A, 43A, 48A, यानी कि 3 अपने ये जोड़ देती है। और साथ साथ मूल कर्तव्य भी अपना और जोड़ देते हैं, जो कहाँ से लाते थी? रूस से लाया था। सरदार स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर वह लाया गया था। भाग ए में जोड़ा गया था। अनुच्छेद पूछा जाए 51A में जोड़ा गया था। उस समय 10 वगैरह जोड़े गए थे साथी। और साथ साथ में राष्ट्रपति को पूर्णतः बाधित हुआ कर लेते हैं, ठीक है ना, ये भी आपको पूछा जाता है। और लोकसभा का समय काल 5 वर्ष से बढ़ा के 6 वर्ष कर दिया गया था साथियों। और समवर्ती सूची में 5 विषय जोड़े गए थे। और राष्ट्रपति आपातकालीन उनको अवधि 6 माह से बढ़ाकर 1 वर्ष वगैरह कर दिया गया था। मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लिख के ले लो, यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। उस समय पीएम कौन सी थी? इंदिरा गांधी जी थी। अब आएंगे अपने मोरारजी देसाई, जो अपने 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत आए थे साथी। इसके बारे में अपन देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका पूछा था। इसमें अपने अनुच्छेद 31, 19F, जिसमें मौलिक अधिकार को हटा करके संपत्ति के अधिकार को कर दिया गया था। यानी कि आप सभी लोग पता है, संपत्ति का अधिकार था ना, जो पहले क्या था? मौलिक अधिकार था, ठीक है। जब मैंने आपको बता दिया वहाँ पे 31F, यानी 31 और 19F को वहाँ से ऊपर संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया और उसे ऊपर विधि का अधिकार बना दिया गया, जिसमें 300A में ये जोड़ा गया था। और ये कौन से तहत हुआ था? 44वें संविधान संशोधन के तहत ये हुआ था साथियों, ठीक है ना। ये आपका पूछा जाता है। अब देखते हैं राष्ट्रपति को कुछ रिहा दी जाती है, यानी कि पहले अपने बाध्य कर दिया गया था और यहाँ पे कुछ वगैरह रिहा देती है, यानी कि वह पुनः विचार के लिए भेजा जा सकता है। यह वगैरह छूट वगैरह 44वें संविधान संशोधन के तहत वह कर दी गई थी। फिर होता है लोकसभा का कार्यकाल। पहले कितने कर दिया था? 5 साल, फिर उनको 6 वर्ष कर दिया, फिर अपने पुनः अपने 5 साल कर देते हैं। ये अपने 44वां संविधान संशोधन के तहत ये कर देते हैं साथी। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट 352, आप सभी लोगों को पता है, आंतरिक अशांति के स्थान पर उसको सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया था। ये अपने किससे संबंधित हो जाएगा? आपातकाल से संबंधित हो जाएगा। वहाँ पे मूल अपने संविधान में लिखा गया था, अशांति के नाम पर आपातकाल लगाया जा सकता है, लेकिन मोरारजी देसाई ने उसको हटा के सशस्त्र विद्रोह का नाम कर दिया गया था साथियों, ठीक है ना। और साथ साथ में 20 और 21वां अपना अनुच्छेद है ना, वो अपने आपातकाल के दौरान किसी भी प्रकार का कोई निलंबित नहीं किया जाएगा। और ये सारे के सारे 44वें संविधान संशोधन के तहत ये हुआ था साथियों। मोस्ट इंपोर्टेंट है 42वां और 44वां संविधान संशोधन। एक तरफ अपने हो जाएंगे कांग्रेस सरकार हो जाएगी, दूसरी तरफ अपने मोरारजी देसाई हो जाएंगे साथियों। दोनों को दोनों टक्करवादी थे, इस कारण ये आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे चलते हैं।
अब देखते हैं 52वां संविधान संशोधन, जिसमें अपने 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, जो अपने दल बदल से संबंधित हो जाएगी। ये भी आपका पूछा जाता है। 56वां संविधान संशोधन, इसमें गोवा को जोड़ा गया था, 25वां राज्य हो गया था साथियों। 61वां संविधान संशोधन, इसमें जो अपनी मतदान की आयु थी ना, जो पहले थी 21 वर्ष थी, उनको घटा के 18 वर्ष कर दिया गया था। राजीव गांधी जी के समय ये कर दिया गया था। फिर होते हैं 69वां संविधान संशोधन, इसमें दिल्ली को राजधानी बना दिया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पूछा जा रहा है कि दिल्ली को राजधानी कौन से संविधान संशोधन के तहत बनाया गया था, कौन सा उनको दर्जा दिया गया था, तो 69 हो जाएगा। और दिल्ली में 60 अपने सदस्यों की विधानसभा का गठन किया गया था। ये आपकी पूछे भी जाते हैं, ठीक है ना। आगे चलते हैं। अब देखते हैं 71वां संविधान संशोधन, इसमें नेपाली, ध्यान से सुनना, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी जो अपने 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था, पूछा जाता है। 73वां संविधान संशोधन, इसमें पंचायती राज्य को विशेष दर्जा दिया गया था, जो अपने भाग 9 में जोड़ा गया था। 29 विषय हो जाएंगे साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। 74वां संविधान संशोधन, ये अपने नगर पालिका से संबंधित हो जाएगा। इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया था, जो अपने भाग 9A में जोड़ा गया था, जो अपने 12वीं अनुसूची से संबंधित हो जाता है, जिसमें कुल हमारे 18 विषय हो जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वाला वीडियो अपने पंचायती राज से संबंधित हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपके दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है साथियों, दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। अब देख 76वां संविधान संशोधन, इसमें वेरी इंपॉर्टेंट है 16A किससे संबंधित हो जाएगा, आरक्षण से संबंधित हो जाएगा। उसमें कहा गया था 50% से अधिक आरक्षण नहीं होगा, ऐसा कहा गया था। अब देखते हैं 77 संविधान संशोधन, इसमें सरकारी नौकरी में SC/ST को कुछ आरक्षण दिया गया था, वैसे भी पहले भी था, इस बार वो दिया गया था। अब देखते हैं 86 संविधान संशोधन, इसके तहत 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए अनिवार्य शिक्षा अपने कर दी गई थी, और उसके तहत संविधान के भाग 3 में 21.A में यह जोड़ा गया था साथियों। ये अपनी शिक्षा से संबंधित हो जाएगा। और अपने 51A में मूल कर्तव्य 11 जोड़ा गया था। ध्यान से सुनना, फिर से मैं आपको बताता हूँ। मौलिक कर्तव्य में अपने भाग 3 में 21A में जोड़ा गया था, और मूल अधिकार में 11 अपना मूल कर्तव्य जोड़ा गया था, जो किससे संबंधित हो जाएगा, 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए अनिवार्य शिक्षा से संबंधित हो जाएगा। यानी कि 86 है ना, जो अपने शिक्षा से संबंधित हो जाता है। आगे चलते हैं। अब देखते हैं 91वां संविधान संशोधन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यह है अपनी क्या हो जाएगी, लोकसभा हो जाएगी, और ये अपने प्रधानमंत्री हो जाएगा। और प्रधानमंत्री की क्या होती, मंडली होती है, मंत्री परिषद होती है। इस प्रकार से मंत्री परिषद होती है, जो अपनी लोकसभा के 15% से अधिक नहीं होगी। ऐसा निर्णय कब लिया गया था, 91वां संविधान संशोधन के तहत ही लिया गया था, जो मैंने आपको सब कुछ आपको बता दिया है, ठीक है ना। आगे चलते हैं। 92वां संविधान संशोधन, इसमें अगर भाषाएं को जोड़ी गई थी, मैथिली, डोबो, डोंगरी और संथाली, और इसी के आधार पर ये 22 अपनी भाषा हो गई साथियों, ठीक है ना। आगे चलते हैं। जो इम्पोर्टेंट है वही मैं आपको बता रहा हूँ साथियों। जैसे अपना 100वां संविधान संशोधन, जो अपने भारत और बांग्लादेश की भूमि से संबंधित हो जाएगा, पूछा जाता है। 101 अपने GST से संबंधित हो जाएगा, जो अपने 2016 में किया गया था। 102 इसके तहत अपने अन्य पिछड़े वर्गों के लिए संवैधानिक दर्जा दिया गया था साथियों, वेरी इंपोर्टेंट पूछा गया है। 103 में EWS को 10% आरक्षण दिया गया था। 103 संविधान संशोधन के तहत ये हुआ था साथियों। आगे चलते हैं। अब देखते हैं 104 संविधान संशोधन, जो 2020 में हुआ था। इसमें आरक्षण की अवधि 10 वर्ष और उगर बढ़ा दिया था, और साथ साथ में जो अपने राष्ट्रपति होता है, जो लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत करना, उसको वो रद्द किया करता है। यानी कि ये रहा लोकसभा और राज्यसभा। राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 लोगों को मनोनीत करता है, ये तो अभी भी चल रहा है। लेकिन लोकसभा में ना 2 अपने एंग्लो इंडियन को मनोनीत किया जाता है, इनको ये हटा दिया गया है। कौन से संविधान संशोधन के तहत, 104 संविधान संशोधन के तहत ये किया गया था। और आज का अंतिम संविधान संशोधन अपन देख लेते 105। इसके अनुसार अन्य पिछड़े वर्ग से ये संबंधित हो जाएगा, और उनको विशेष अधिकार दिया गया है, ये आपसे पूछा जाता है। और ये आपके हो गए 105 संविधान संशोधन हो गए, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वही मैं आपके लिए लाया हूँ। अब मैंने कुछ चार्ट भी बनाया है, आप अच्छी तरह से देख सकते हो। ये अपना पहला संविधान संशोधन,
जिसमें आप अगर भूमि कानून से संबंधित हो जाएगा, जो अपनी 9वीं अनुसूची से संबंधित हो जाएगा, जो मैंने आपको डिटेल वाइज अच्छी तरह से समझाया, अच्छी तरह से देख ले। देखो ये रहा 7वां संविधान, ये 9वां, कुछ ऐसे ऐसे है जो 60 के लिए फ़ायदेमंद है, वही मैं सारे के सारे लाया हूँ साथियों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो ये 44वां संविधान संशोधन किस बेहतरीन तरीके से मैंने बनाया। ये अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया है। संपत्ति के अधिकार को आज वर्तमान के समय क्या कर दिया गया, कानून का अधिकार कर दिया गया। सारा कुछ मैं लाया हूँ जैसे आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। ये 91वां संविधान संशोधन, देखो ये 91वां किस प्रकार से, देखो 15% से अधिक नहीं होगा साथियों, लिखा हुआ है ना। ऐसे ही आपकी क्वेश्चन पूछे जाते, आप अच्छे से नोट्स को डाउनलोड कर दो, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा साथियों। और ये मैंने आपको नहीं कराया 106 संविधान संशोधन जो 2023 में हुआ था, जो अपने महिलाओं के 33% आरक्षण से संबंधित हो जाएगा साथियों, ठीक है ना। कुछ को डिटेल एक्स्ट्रा भी आपको मिल गई, ठीक है ना। इसी प्रकार आपकी क्वेश्चन पूछे जाते और ये आपका टॉपिक पूरी तरह से कवर हो गया। और ये पढ़े आप क्वेश्चन देख भी सकते हो, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके पूछे जाते हैं, ठीक है ना। ये आपका संविधान संशोधन पूरी तरह से कवर हो गया। अब आपके आखिर में क्या रह जाएगा, ये सारे के सारे अनुच्छेद हो जाएंगे। ये सारे के सारे अनुच्छेद हैं, कितने हैं अपन अनुच्छेद उसके बारे में अपन देख लेते हैं। पहले अब मैं आपको बता देता हूँ भारतीय संविधान के कुछ अगर अनुच्छेद बता देता हूँ। उससे पहले अपन ये देख लेते हैं, ये है ना, यहाँ पे अगर ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते, आपसे पूछा जाता है कि संविधान को कब अगर अंगीकार किया गया, कब अगर स्वीकारा गया, कब अगर उनका निर्माण किया गया, इसके आधार पर आपका पूछा जाता है। जैसे मैं आपसे पूछूं भारतीय संविधान को कब अगर अंगीकार किया गया, तब आप अगर आंसर क्या दोगे, 26 जनवरी 1949 दोगे या 26 जनवरी 1950 को दोगे, क्या आप आंसर दोगे? इसका आंसर क्या हो जाएगा, 26 जनवरी 1950 हो जाएगा। यदि आपको ध्यान से सुना, संविधान को ग्रहण किया गया, अंगीकार किया गया, स्वीकारा गया, अपनाया गया, निर्माण किया गया, आंशिक रूप से लागू किया, ये सारे के सारे जितने भी शब्द है ना, ये यदि आ जाए तब आपको आंख मीच के यही करना है, 26 नवंबर 1949 आपको करना है साथियों। यदि आपका ये पूछा जाए पूरे देश में कब लागू किया गया, तब आपको 26 जनवरी 1950 करना है। इतना ही आपको याद रखना है, ज़्यादा आपको माथापेची नहीं करनी, इतना ही आपको याद करना है। अब देखते हैं मूल संविधान और अपने वर्तमान में संविधान देख लेते हैं साथियों। अब देखते हैं अनुच्छेद। मूल संविधान में कुल अपने अनुच्छेद थे 395 थे साथियों, अभी वर्तमान में ये हो गए 445 हो गए, ठीक है। इनको आप ये घटा देना, मतलब मिटा देना। कितने कर दे, 445 आप कर देना। भाग पूछा जाए तो मूल संविधान में कुल अपने भाग हो जाएंगे 22 भाग हो जाएंगे, वर्तमान में कितने हैं, 25 भाग हो जाएंगे, ठीक है ना। अनुसूचियाँ कितनी थी, पहले 8 थी, अभी कितनी है, 12 है। और यहाँ से भी आपके क्वेश्चन आराम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये सारे के सारे मैंने ना सब कुछ मैंने आपको लिखाया है साथियों, और ये मैंने आपको सब कुछ आपको अभी तो बताया है साथियों, सब कुछ मैंने आपको बता दिया। ये देखो मौलिक अधिकार हो गया, समानता का अधिकार हो गया, सारा कुछ मैंने आपको बता दिया है। ये स्वतंत्रता का अधिकार हो गया, सारी डिटेल वाइज डिटेल मैंने आपको सब कुछ बता दी है। देखो ये शोषण के विरुद्ध अधिकार हो गया, संस्कृति का अधिकार हो गया, और ये संवैधानिक उपचार का अधिकार हो गया, सारी का कुछ मैंने आपको बता दिया। ये रहा अपन नीति नेतृत्व रह गया, सब कुछ बताया है, ये देख सकते हो। 51 हो गया, ये मौलिक कर्तव्य हो गए, पूछा जाता है। आगे चलते हैं, देखो ये रहा उपराष्ट्रपति आ गया, सब कुछ आपको बता दिया है साथियों। और ये आपको वही है, ये आपको क्या रिवाइज करना है, जल्दी से जल्दी आपको पढ़ लेना। यदि मैं यहाँ पे टाइम को वेस्ट करूँगा तब आपका खुद का भी टाइम को वेस्ट होगा। इसी तरह है, मैं आपको यही कहना चाह रहा हूँ, PDF डाउनलोड कर देना, अच्छी तरह से पढ़ लेना, यही आपके क्वेश्चन है जो आपके पूछे जाते हैं, ठीक है ना। ये 11 हो गए और ये 12 हो गए, इसी प्रकार से आपके पूछे जाते। देखो ये निर्वाचन किससे संबंधित हो जाएगा, ये भाग 15 से संबंधित हो जाएगा। सारे कुछ को डिटेल वाइज डिटेल है साथियों, जो इम्पोर्टेंट है ना वह मैं अनुच्छेद लाया हूँ। ये हो गए आपके 22 अपने भाग हुए, कुल कितने भाग है, 25 भाग है साथियों, ठीक है ना। ये मैंने आपको 22 करा दिए, और इसी के साथ आपका पॉलिटिकल आपका पूरी तरह से कवर हो गया साथियों। आई होप आपको यहाँ तक आप देख रहे हो तब आपको मेरा वीडियो, मेरा कंटेंट बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा होगा। और मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ, जो भी मैंने आपको पॉलिटिकल पढ़ाया है, जो अपने मन से पढ़ाया है, बिल्कुल शानदार तरीके से बताया। जितना हो सके मेरा अपना कुछ कर इफेक्ट सारा का सारा कुछ कर डाल दिया है। आपने यदि ध्यान से सुना होगा, अच्छी तरह से समझा होगा, तब आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, इतना मेरा
दावा है साथियों। और मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ, यदि आपने अच्छी तरह समझ लिया, नोट्स बना दिए, क्वेश्चन मिला कर दिए, चाहे आप किसी भी कंपनी की तैयारी करो, यहाँ से आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। और आपको ध्यान से पढ़ना है, अच्छी तरह से पढ़ना है, क्वेश्चन मिला लेना, तब आपका सिलेक्शन हो जाएगा साथियों। यदि आपका सिलेक्शन हो जाए तब आपको प्यारा सी मिठाई लाना और मेरे को खिला देना साथियों। और आप ध्यान से सुनना, यदि आपने PDF डाउनलोड नहीं किया है तो ज़रूर से ज़रूर आप कर देना साथियों, ठीक है ना। कल आपका वीडियो आ जाएगा राज्य व्यवस्था से संबंधित आ जाएगा, जिसमें राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा, इसके बारे में सब कुछ मैं आपको बता दूंगा। वो मैंने आपके लिए अलग बनाया क्योंकि ये अपने इंडिया लेवल की हो जाएगी, वो अपने राज्य लेवल की हो जाएगी। इस कारण आप दोनों में कंफ्यूज ना हो, सब अलग अलग किया हुआ है जिसे आप अच्छी तरह से आप कर सकते हो साथियों। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच।